नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही रोचक विषय है। हमारे आसपास के जीव जंतु, वातावरण, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण की, जो कि कक्षा 7 विषय भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण का अध्याय 1 है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण क्या है। वो वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, जैसे पेड़, पौधे, गाय, तितलियां, नदियां, पर्वत इत्यादि। ये प्रकृति निर्मित वस्तुएं हैं। मानव निर्मित वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, जैसे कारें, इमारतें, पार्क, टेबल इत्यादि। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। विद्यार्थियों, हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुएं, चाहे वह प्राकृतिक हों या मानव निर्मित, और स्वयं हम लोग भी पर्यावरण के ही घटक हैं। अर्थात हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुएं पर्यावरण हैं। पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। विद्यार्थियों, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। आप जानते ही होंगे कि सभी प्राणियों का संसार, जैसे पादप, जंतु, ये सभी जीवीय, और निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, अजीवीय परिस्थितियां कहलाती हैं। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्राप्त होती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे हमारे पर्यावरण के बदलाव के बारे में। हम लगातार देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम पर्यावरण के प्रमुख घटक जैसे पेड़, पौधे इत्यादि को लगातार नष्ट कर रहे हैं अथवा उनके आसपास के वातावरण में परिवर्तन कर रहे हैं, और ये परिवर्तन करके हम उन्हें लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पीने के लिए पानी किसी पात्र में एकत्रित किया जाता है। तीसरा, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। और चौथा, भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थियों, इन चारों गतिविधियों में आपने देखा कि कार या जल भरने का पात्र, खाना बनाने का बर्तन, मिल या कारखाना, इन सब का निर्माण मनुष्य द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक चीज़ों को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचाकर हमारे पर्यावरण को बदलने की कोशिश कर रहा है या उसे बदल रहा है। विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। विद्यार्थियों, अध्याय की शुरुआत से हम प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, उसके घटक क्या हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से तो भली भांति परिचित होंगे। आइए अब इनके संबंधों और तथ्यों के विषय में भी कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सभी मिलकर
प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। तो अब हम जानते हैं स्थल मंडल के बारे में। विद्यार्थियों, जब भी हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो जो चीज़ हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो आती है भूमि या जमीन। जी हाँ, पृथ्वी की ठोस परपटी या जो ऊपरी परत होती है जो कि कठोर होती है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल वह है जो हमें पृथ्वी के ऊपर दिखता है और इससे हमारे रहने और कृषि के लिए भूमि, वनों के लिए लकड़ियाँ, पशुओं के लिए घास आदि मिलते हैं। यहाँ कई तरह के खनिज भी पाए जाते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसी कई स्थल आकृतियाँ होती हैं जो महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, इस तरह हमने स्थल मंडल और उसकी स्थलाकृतियों को जानने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं जल मंडल की तरफ। विद्यार्थियों, जैसा कि हम इस शब्द से समझ सकते हैं कि जहाँ जल बहुतायत मात्रा में पाया जाता है उसे जल मंडल कहा जाता है, अर्थात जल से ढका हुआ क्षेत्र या जल से ढके हुए क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर और जलाशय, इन सब से मिलकर बनता है। विद्यार्थियों, यहाँ हमने देखा कि हमारे जल के स्रोत नदी, झील, समुद्र होते हैं जिनसे हम जल प्राप्त करते हैं और उन्हीं को जलमंडल के अंतर्गत रखा जाता है। मनुष्य सहित संसार के समस्त प्राणियों के लिए जल बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जब हमें प्यास लगती है और अगर हमें तुरंत पानी नहीं मिलता तो हमें कितनी छटपटाहट होने लगती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि समस्त प्राणियों के लिए जल परम आवश्यक होता है। जलमंडल का अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों या अन्य जलाशयों के रूप में फैली होती है। विद्यार्थियों, अब पाठ के अगले चरण में हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। जैसा कि पुनः इसके नाम से स्पष्ट है, वायुमंडल मतलब पृथ्वी के जिस जगह पर वायु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है या पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। विद्यार्थियों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण गैसों को अपने चारों ओर आकर्षित किए रहता है। वायुमंडल में भी कई प्रकार की गैसें, धूल के कण, जलवाष्प ये सभी उपस्थित होते हैं। वायुमंडल झुलसती हुई गर्मी और हानिकारक सूर्य की किरणों से हमें बचाता है। तो विद्यार्थियों, हमने अभी तक प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में चर्चा की, अर्थात जो पर्यावरण की स्थितियां हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। अब हम प्रयास करते हैं मानवीय पर्यावरण को समझने का। विद्यार्थियों, मानवीय पर्यावरण जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि मानव की सभी क्रियाएं, उसकी गतिविधियां और मानव निर्मित सभी निर्माण कार्य मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मानव और पर्यावरण ये दो अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। प्रारंभ में मानव ने अपना जीवन प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, जिससे उसकी सभी आवश्यकताएं प्रकृति से ही पूरी हो जाती थीं। परंतु समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसके परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। विद्यार्थियों, हम ये भी जानते हैं कि पुराने समय में मानव जब प्रकृति के परिवर्तनों के कारणों को नहीं समझता था तो वो उसकी पूजा करता था। लेकिन जैसे ही वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारणों को समझ गया तो उसने प्रकृति का दोहन शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए मनुष्य भूमि को जोतकर खेती करता है,
जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग आदि बनाता है, पर्वतों को काट कर सुरंगें निकालता है, नई नई बस्तियां बसाता है तथा भूगर्भ से खनिज निकालकर अर्थात धरती के भीतर से खनिज संपदा या खनिज संपत्ति को निकालकर अनेक प्रकार के उपकरण और अस्त्र शस्त्र आदि बनाता है और प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न प्रकार से शोषण करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन सब के फलस्वरूप वह एक नए पर्यावरण को जन्म देता है और इस नए पर्यावरण को ही मानवीय या मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बाद एक और शब्द जो इसी से संबंधित है वो है पारितंत्र। विद्यार्थियों, इसे कहीं कहीं परितंत्र या पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल होते हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम पारिस्थितिक तंत्र को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव, जंतु, जानवर या सूक्ष्म जीव जो अपने आसपास के पर्यावरण से क्रिया करते हैं और ये पूरी इकाई पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। इस प्रकार पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर अवयवों की एक इकाई है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के सभी घटक एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं और इसे पारितंत्र कहा जाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वो अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास के स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। विद्यार्थियों, इस अध्याय पर चर्चा करने के बाद कुछ चीजें हमें जाननी जरूरी हो जाती हैं। जैसे प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। हमने इस अध्याय के माध्यम से ये जाना कि पर्यावरण किसे कहते हैं, स्थलमंडल क्या है, वायुमंडल और जलमंडल क्या होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, पारितंत्र किसे कहते हैं, मानवीय पर्यावरण कैसे निर्मित होता है, मानव पर्यावरण को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। विद्यार्थियों, तो इस अध्याय को पढ़ के हमने ये जाना कि हमारे आसपास के घटक मिलकर ही एक पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और लगातार इसके दोहन की वजह से हमारा पर्यावरण कमज़ोर होता जा रहा है। लगातार प्रदूषण के बढ़ने की वजह से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और हम भी तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। इसलिए हमें सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा पर्यावरण, हमारा पारिस्थितिक तंत्र हमेशा सुदृढ़ रहे और हमेशा स्वस्थ बना रहे, और वृक्षारोपण इसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।